मैं भी आप ही की तरह एक यही बांसुर का रहने वाला हूँ और सामान्य परिवार में जन्म लेकर, और मेरी भी प्रारंभिक जो शिक्षा है आप ही की तरह सरकारी विद्यालय से रही है। माता पिताजी दोनों ही खेती किसानी से जुड़े हुए हैं और पढ़े लिखे नहीं होकर भी उन्होंने शिक्षा का महत्व समझा और स्ट्रगल करके उन्होंने हमें एक पथ प्रदर्शित किया हमारा कि अगर सही शिक्षा अगर अर्जित होगी तो हम भी अपने भविष्य को एक सुनहरा बना पाएंगे। उसी दिशा में उन्होंने हमें प्रारंभिक शिक्षा से ही सतत प्रयास किया कि हम एक अच्छी शिक्षा अर्जित करके और आगे की ओर बढ़े, जिससे कि हमारा आने वाला जो भविष्य है वो सुनहरा बन सके। इसी दिशा में 10वीं तक की पढ़ाई पूरा करने के बाद मैं अपने अगले अध्ययन के लिए कोटपुतली जो सरकार सेकेंडरी स्कूल है वो आप ही की तरह 12वीं तक है और सरकारी विद्यालय है, वहां जब हम पढ़ने के लिए गए और हमारे वहां जो गुरुजन कृष्णानंद भट्ट जी जो प्रिंसिपल थे, जैसे यहाँ योगेश जी हैं, तो इसी तरह जैसे मैं आप लोगों के साथ अपनी बात साझा कर रहा हूँ, सेम उसी तरह उनका रूल रहता था कि अगर स्कूल में स्कूल डोर पे फिक्स टाइमिंग रहता था, 2 शिफ्ट में हमारा स्कूल चलता था और एक सेक्शन में 80 स्टूडेंट रहते थे और हमारा 11th में जे सेक्शन था और जे के आगे भी 3 सेक्शन और थे और वो 2 शिफ्ट में हमारा स्कूल चलता था, पूरा एकदम कॉलेज जैसा माहौल था। और जब हमने तीसरे दिन जब उनको सुना तो उन्होंने एक बात कही कि आने वाला जो भविष्य है वो सूचना प्रौद्योगिकी का है और अगर आप अपने आप को गति के पहिए को अगर तेजी देना चाहते हो तो अपना भविष्य इस तरह के क्षेत्र में तलाशो जो कि सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ हो। इसलिए मैंने 11वीं के अध्ययन के साथ कंप्यूटर को सीखना उचित समझा और उनकी वो काउंसलिंग वाला जो सेशन था वो मेरे लिए अभी भी यादगार रहता है। मैंने कोटपुतली में ही पहली शिफ्ट, हमारा की स्कूल 12 बजे से और शाम को 6 बजे तक रहता था। सुबह का जो टाइमिंग खाली था उस टाइम में मैं कंप्यूटर सीखने के लिए जाता था। कोटपुतली डेली हम अप डाउन करते थे बांसुर से और उस समय 2 रुपए एक साइड का किराया लगता था, यानी कि जब हम स्टूडेंट टिकट की मैं बात कर रहा हूँ 2001 और 2002 की, 4 रुपए रोजाना के टिकट लगते थे। तो हम सुबह जल्दी जाते थे और फिर कंप्यूटर सीख के 11:30 बजे हमारी कंप्यूटर की क्लास छूटती थी और आधा घंटा हमें स्कूल पहुंचने में लगता था। 12 बजे से फिर स्कूल पढ़ के वही रूटीन हमारा रेगुलर रहता था रोज आने का। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी आईटी की जो शुरुआत थी और कंप्यूटर का जो नॉलेज जो मेरे दिमाग में ये जो विचार आया वो हमारे उस गुरुजन की एक सीख से आया। 2 साल तक लगातार मैंने कंप्यूटर सीखा और तब मैंने जाना कि वाक्य में जो शब्द उन्होंने प्रार्थना स्थल पे हमें कहा था कि अगर हम अपने भविष्य को कई हजार गुना अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आईटी को एक जागृति के रूप में हमें आगे बढ़ाना होगा। 2 साल का अध्ययन किया, 12वीं क्लास पूरी की, उसके बाद लगातार हमने ग्रेजुएशन वहीं पर एलबीएस कॉलेज से पूरा किया और ग्रेजुएशन करने के बाद हमारे गुरुजन ने बताया कि अगर आप आईटी में ही अपना करियर बनाना चाहते हो तो ऐसी कुछ मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए कि अपने आप को कहीं पर रिप्रेजेंट करो तो आपके पास वो वैल्यू होनी चाहिए, उस सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए जिसमें आप अपना फ्यूचर तलाश रहे हो। तो मैंने कोशिश की ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि मैं आर्ट सेक्शन का स्टूडेंट था, पहले ये परामर्श किसी ने दिया नहीं क्योंकि परिवार में ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था कि वो हमें ये बता सके कि अगर साइंस में आप रहोगे और अगर बीटेक करोगे तो आप लोगों को और बेटर बेनिफिट होगा। ये पता हमें चला जब हमने ग्रेजुएशन कर ली थी कि भाई 3 साल की पढ़ाई बेकार गई और अगर वापस हम साइंस में जाएंगे तो 2 साल और पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए 5 साल पीछे जाने की बजाय हमने अपने गुरुजन से डिस्कस किया जो इस फील्ड में पहले से थे, उनसे हमने जाकर संपर्क किया तो पता चला कि एक रास्ता है कि हम अपने करियर को इसी दिशा में बना सकते हैं। तो पता चला कि आप अगर आर्ट स्ट्रीम से हो तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो ओपन में आपको पीजीडीसीए करा सकती हैं, मतलब अगर 12वीं या ग्रेजुएशन आप आर्ट में हो और अगर आप कंप्यूटर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप पीजीडीसीए कर सकते हैं, जिसे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बोला जाता है।
1 साल का कोर्स होता है। मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया और कोर्स कंप्लीट करते ही उस समय हमारा बीएड में सिलेक्शन हुआ। मैंने 2 साल जम्मू से रहकर मैंने बीएड किया। लगभग ये पढ़ाई करते करते जीवन का मतलब कि 2008 तक हम पहुंच गए। 2000 से लेके 2008 तक ये 8 साल का जो स्ट्रगल था वो अपनी शिक्षा को पैरेलल लेके चले, और जो रुचि थी और मन में लगन थी कंप्यूटर के प्रति, जो हमेशा हॉबी थी कि सीखना चाहिए, और टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस रेगुलरली मेरा हॉबी रहता था सीखने का, इसलिए मैंने वो हमेशा सीखे। कई सारी वर्कशॉप पढ़ी, कई सारी चीजें मैगजीन्स के अकॉर्डिंग पढ़ते रहे, और ग्रेजुएशन के बाद जब बीएड हुआ उसके बाद मैंने 2 साल एमएससी आईटी किया। कंप्यूटर में ही अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहे हो तो इस फील्ड तक मैं आके 2009 तक मैंने कंप्यूटर से एमसीए कंप्लीट किया, और पैरेलली हमारे जो साथ के जो साथी लोग थे उन्होंने अपने इस तरह से स्ट्रगल करके वो लोग आगे की ओर बढ़े, और 2009 में जो कंप्यूटर के लिए ऑपरेटर की एक वैकेंसी निकली और बानसूर में जो पंचायत समिति है वहां मैं जॉब भी लग गया। लगभग मैंने 2 साल जॉब किया, और पहली बार मैं मुकेश जी से उसी दौरान मिला था, और वहां हम ये ऑफिस में काम करते थे वहां, और हम जो नरेगा का जो ऑफिस था वहां काम करते थे। 2 साल नौकरी की, लेकिन जो सपना बचपन में सजोया था और जो पढ़ाई की, तो लगा कि एक कुएं के मेंढक की तरह सिर्फ एक 4 दीवारी में सुबह 9 से 6 तक की ड्यूटी करना और सिर्फ कीबोर्ड पे उंगली चलाने तक ही ज्ञान सिमट के रह गया। इसलिए मैंने अपने गुरुजनों से भी चर्चा की, घर में अभिभावकों से भी कहा, दादाजी से कहा, तो वो बोले कि बेवकूफ है तू, लोग नौकरी के लिए तलाशते हैं, तू छोड़ रहा है। क्योंकि मेरा मन नहीं लगता था वहां, और जो हमेशा मन में टीस रहती थी कि इसके लिए तो जीवन नहीं मिला, इसलिए मैंने वहां से रिजाइन मारा। और हमने 17 अक्टूबर 2010 को युवा जागृति संस्थान की एक इकाई युवा जागृति कंप्यूटर साक्षरता मिशन करके हमने बानसूर में स्टार्ट किया, जहां हमने एक कंप्यूटर और एक 8x8 का एक ऑफिस, वहां से हमने एक छोटी सी शुरुआत की, और विजन रखा कि हमें बानसूर में डिजिटल क्रांति को बढ़ाना है। और जिस तरीके से हम कई सालों तक 8 से 10 साल तक भटके इस बात के लिए कि सही मार्ग मिले, और हम कोशिश करेंगे अपने क्षेत्र में स्टूडेंट्स को और लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करें जिससे कि वो आईटी सेक्टर में अपना करियर बना सके। हमने शुरुआत की तो मात्र एक कंप्यूटर था, अगले 6 महीने में हमने कोशिश करके एक कंप्यूटर से 6 कंप्यूटर की आईटी लैब स्टेबल की, और उस दौरान एक वैकेंसी आई बानसूर में, या क्या वो पूरे राजस्थान में ही थी, कि हर ग्राम पंचायत में एक एलडीसी लगाया जाना था। उस एलडीसी के लिए योग्यता होना जरूरी थी कि 12वीं पास के साथ उस स्टूडेंट के पास में आरएससीआईटी का डिप्लोमा होना जरूरी है, और बानसूर का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट था हमारा जो कि आरएससीआईटी कराता था। उस दौरान हमारे पास लगभग 42 लोगों के एडमिशन हुए, और 3 महीने बाद उनमें से 38 जो लोग थे वो पूरे बानसूर के, उस समय 40 ग्राम पंचायतें थी बानसूर में, तो 38 ग्राम पंचायतों में वो रोजगार उनका लगा, और वो आज भी नौकरी कर रहे हैं। कुछ प्रमोट हो गए, कुछ आगे की तरफ उनकी ग्रोथ हुई है। तो ये एक शुरुआत थी हमारी एक एंटरप्रेन्योरशिप की, एक यात्रा मैंने आपको बताई, लेकिन ये संघर्ष वहीं तक नहीं रुका। इसके आगे हमें और बड़े जोखिमों को सहन करना पड़ा। नित नए टेक्नोलॉजी में बदलाव हुए, जहां पहले हम जब पढ़े थे तो विंडोज 98 या डोस बेस पे हम पढ़ रहे थे, लेकिन जब आगे बढ़े तो नई नई टेक्नोलॉजी के साथ नित नए नवाचार होते चले गए, और हमने अपने आप को भी प्रतिदिन अपडेट किया, नई टेक्नोलॉजी को सीखा, उसके साथ में हमने रिप्रेजेंट किया, और नए नवाचार हमने किए, चाहे वो डिजिटल लिटरेसी की बात करें, चाहे कुछ ओलंपियाड आयोजित करने की बात करें। तो इस तरीके से हमने धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। बात आती है 2010 से लेके, और आज हम 2024 की बात करते हैं, तो ये जो प्रतिदिन का जो डे शेड्यूल रहा, अगर मैं पिछले आपको 2.5 महीने की बात करूं तो तकरीबन हम लगभग 19,000 किलोमीटर चले हैं अपनी खुद की गाड़ी से, और वो जो प्रोग्राम्स रहे, ये जो यात्रा रही, वो एक नित नए, और जब प्रतिदिन जब उठते थे तो एक नया करने का एक जोश मन में तभी रहता है जब एक मकसद के लिए आप जीते हो। इसलिए मैं आपको भी एक बात ही कहना चाहूंगा, अगर ये मंच मुझे मिला है,
कि कभी आप ये मत सोचना कि आप कमजोर हो, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, आप में प्रतिभा नहीं है, ऐसा नहीं है। बस शर्त यह है कि आप अपने मन की सुनना और अपनी जो जिद है उसको पूरा करने के लिए एक प्लान बनाना और उसको पूरा करने के लिए सतत प्रयास करना। समय जरूर आपकी मेहनत उसके लिए मांगेगी। अगर आपने समय के साथ अपने आप को अपडेट किया, नई टेक्नोलॉजी को सीखा और नवाचार किया और हटके किया। हमारे शिक्षक एक बात और बताया करते थे, उन्होंने मुझे एक चीज बताई थी। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ा है। तो 12वीं में उन्होंने हमें एक बात बताया था कि अगर जीवन में महंगाई के जीरो से लड़ना है तो अपनी आमदनी में 2 जीरो जोड़ना पड़ेगा। इस कैलकुलेशन को आप भी समझना। महंगाई का जीरो है जो हर साल में 1 बढ़ जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि जब हम पढ़ने जाते थे तो 4 रुपए हमारे आने जाने का किराया लगता था, लेकिन आज अगर कोटपुतली जाओगे तो आपको 40 रुपए किराया लगेगा। ये जो अंतर था वो 20 साल का अंतर है। इसी प्रकार अगर आज आप स्कूल आ रहे हैं तो आपके पेरेंट्स 10 रुपए आपको मनी पॉकेट में खर्च करने के लिए दे रहे हैं, तो इजी वे में वो आपको दे पाते हैं। लेकिन आप इस चीज को सोच के देखना, अगर आप यही चीज 10 साल बाद देखोगे तो जो वैल्यू आज 10 रुपए की है वो 10 साल बाद 1 जीरो बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी? मतलब उस समय 100 रुपए की वैल्यू उतनी रहेगी जितनी आज 10 रुपए की है। सेकंड बात उन्होंने कहा था कि अगर महंगाई को जीरो से लड़ना है तो आपकी प्रतिदिन की इनकम में आपको 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आज आपको आपके पापा 10 रुपए खर्च करने के लिए दे रहे हैं तो अगर 10 रुपए के 2 जीरो लगाएं तो कितने रुपए हुए? अगर वो 1000 रुपए दिन के कमा रहे हैं ना तो आपको 10 रुपए उनको देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर वो 100 कमा रहे हो और आप 10 मांगोगे तो उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इसीलिए ये चीज आपको भी कैलकुलेशन अपने माइंड में करनी है कि अगर हम अपने आप को ग्रोथ करना चाह रहे हैं तो इस मैथमेटिक्स के इकोनॉमिक्स को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा कि आप अपने काम को इस तरीके से बढ़ाओ कि आप महंगाई के इस कैलकुलेशन से अपने आप को सामंजस्य बिठा पाओ। और ये तभी होगा जब आप प्रॉपर तरीके से एक डेडलाइन के साथ एक प्लान बना के अपने आप को इंप्रूव करोगे। तो इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं बहुत सी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अभी इससे पिछले वर्ष में मुझे नेपाल जाने का मौका मिला और भारत के कुछ चुने हुए लोगों में मेरा भी नाम वहां पर चयनित किया गया। वो मेरा सिर्फ चेहरा मात्र था, लेकिन सही मायने में वो मेहनत थी, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूरी हमारी टीम की मेहनत थी। 52 लोगों का हमारा स्टाफ है बानसूर में। साथ में पूरे भारत की अगर बात करें तो 15,000 लोकेशन पे हमारे युवा जागृति संस्थान का एक काम है जिसको हम अलग अलग तरीके से इंप्रूव करके लेके चल रहे हैं। अगर हम 2019 से लेकर और आज तक की बात करें तो तकरीबन आप जैसे हमने लगभग 5.5 लाख बच्चों को डिजिटल लिटरेट किया है, वो भी घर बैठे। जब लॉकडाउन आया, लोग घरों में कैद थे, तो हमने सिर्फ एक कमरे को हाईटेक बना के साउंड प्रूफ हमने एक स्टूडियो बना के प्रतिदिन 8 से 11 घंटे की रेगुलर हमने ऑनलाइन क्लासेस चलाई है। जब लोग सिर्फ ये डर कर बैठ गए थे कि लॉकडाउन है और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास, तो हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी जो सीखी थी उसको हमने हथियार बनाया और लोगों तक एक तरीके से टेक्नोलॉजी को पहुंचाने का काम किया। छोटे छोटे कोर्सेज थे, लोग ईमेल कैसे करें नहीं पता था, कंप्यूटर को किस तरीके से स्मार्ट तरीके से वो हैंडल करें उनको पता नहीं था, कंप्यूटर खरीदने जाए तो किन किन बातों का ख्याल रखें। इसी प्रकार जैसे आप यूथ में हैं, जो दिक्कतें मुझे 5 साल बाद समझ में आई कि वो एजुकेशन के साथ कैसे कोर्सेज को करें कि उनको आने वाले टाइम में अच्छा करियर मिल पाए, इन चीजों को हमने 2019 से लेकर 22 तक रेगुलर ऑनलाइन लोगों को पढ़ाया और आईबीएम जैसे प्लेटफॉर्म पे उन लोगों को हमने सर्टिफिकेशन भी कराया, जिससे ना सिर्फ उनकी नॉलेज बढ़ी, साथ में उनको वैल्यू भी मिली कि आप किस तरीके से अपने आप को ग्रोथ कर सकते हो। इसलिए आप भी कभी हार मत मानना, कभी ये सोचो कि हम गरीब परिवार में जन्म लिया है, हमारे घर में अभाव है, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं मिला। आपके विद्यालय को पीएम श्री में सेलेक्ट किया गया है। सबसे बड़ी बात है आपके इस गांव के लिए, आपके गुरुजनों के लिए, और सबसे बड़ी बात आप सब लोगों के लिए है जो आप अग्रिम पंक्ति में मेरे सम्मुख बैठे हुए हैं, क्योंकि वो सुविधाएं
जो आज से 20 साल पहले जब हम चर्चाएं करते थे तो हमारे पास नहीं थी, हमें पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था। लेकिन आज सारी सुविधाएं, सारे संसाधन आपके पास यहीं पर अवेलेबल हैं। इसलिए आप मैं देख रहा हूं कि लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर मुझे आप लोग वक्ता के रूप में आमंत्रित किए हो तो मैं आपको कोई भी बनावटीपन या मिलावटीपन वाली बात नहीं कहूंगा। ये कटु सत्य है कि आज यहाँ की नहीं है, पूरी नेशनल वाली बात है। वो ढोलक वाला हाल होता है, बाहर से हम देखते हैं तो मधुर आवाज हमें सुनाई देती है, लेकिन अगर हम उसकी वास्तविकता को भानते हैं तो बात कुछ और ही निकल के आती है। इसलिए आप लोग अपने अंदर जो विल पावर है, अपना जो मन है, उसकी आप लोग जरूर सुनना। और जो आपको लग रहा है कि हाँ मैं इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकता हूँ, तो उस क्षेत्र में आप जरूर करियर बनाने की सोचना। आपके शिक्षक हैं, यहाँ पर आपका प्रेयर जो सेशन होता है, इसके अलावा योगेश जी जो अपने आप में बानसूर के एक अच्छे शिक्षकों में गिने जाते हैं और उनका बहुत अलग अलग सेगमेंट्स में नाम आता है, तो उनसे भी आप व्यक्तिगत परामर्श भी ले सकते हैं। ऐसे सेशंस भी अपने यहाँ पर आयोजित होते हैं, जिससे कि आप अपने मन में जो कैरियर से रिलेटेड कोई बात हो उनको अपने गुरुजनों से डिस्कस कर सकते हैं, जिससे आपको आगे का एक वे मिलेगा और अपने मार्ग को आप अच्छे से बना पाओगे। अब मैं बात बताना चाहूंगा कि मुझे अवार्ड क्यों मिला, क्यों चुना गया, और हमारी टीम में से मेरा जो चेहरा वहां गया उसका कारण क्या था। हमने कुछ हटके किया, और आप देखो जब रेल की दो पटरियां हैं और बराबर तरीके से वो चल रही है तो ट्रेन अच्छे से चलेगी। अगर एक ट्रेन की एक पटरी को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाए तो वो ट्रेन लंबी नहीं चल पाती है। सिर्फ उसी तरह गति का पहिया भी जब चलायमान होता है, वो निरंतर चलता है, तो वो मंजिल तक जरूर पहुंचता है। इसलिए हमारी जो टीम ने पिछले 10 से 15 सालों में जो डिजिटल इनोवेशन किए, जो नवाचार किए, इसके अलावा हमारा एक सबसे बड़ा सेगमेंट चलता है बेटी पानी पेड़ और पर्यावरण। हमने बेटियों के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए और पानी को बचाने के लिए कुछ एक्टिविटीज हमने पिछले इन सालों में की है। कुछ एक लोकेशन के ऊपर हम जब बच्ची का जन्म होता है तो उसके साथ पौधे लगाते हैं, चाहे वो थानागाजी में उदयनाथ धाम हो, उसके आसपास 19 गांव हैं जहां पर इस प्रोग्राम को हम कैंपेन मोड पे करते हैं, या फिर बानसूर के कुछ अलग अलग जगह के लोकेशंस के गांव हो। तो उससे क्या है, एक तो इकोसिस्टम क्रिएट हुआ कि जो हमारे यहाँ जो पुरुष प्रधान जो समाज है, चाहे वो हमारे क्या सभी जगह की बात है, वहां हम जो जेंडर इक्वलिटी होती है, यानी जो लिंग भेद का अंतर है, उसको समाप्त करने के लिए बेटी और बेटे में कोई भेद हम ना करें और मोस्टली हम उनको बराबर का दर्जा दे सके। इस तरह के कुछ नवाचार हमने यहाँ पर किए, उसको पूरे भारत में हमने रेप्लिकेट किया और उसी इनोवेशन को हमें एक बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करने के कारण और हमारी उपलब्धियां जो हमने संगठन के रूप में की, उनको नवाजने के लिए हमें मोस्टली जो काठमांडू में जो कार्यक्रम हुआ था नेपाल में, वहां पुरस्कृत किया गया था। बाकी ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, ये हमारा एक कर्म था जिसे हमने उस समय भी किया है, आज भी कर रहे हैं। और बाकी आप लोगों ने मुझे इतनी देर से सुना और मैंने कोशिश की है आप लोगों को एक वो वे बताने की कि जिस पे चल के आप भी अपने आप को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। बहुत से रुकावटें भी आई, कई तरह के चैलेंजेस भी हमने देखे। जब संसाधन कम थे और लोगों की संख्या ज्यादा होती थी, तब भी हमने देखा कि किस तरह हम सामंजस्य निर्णय शक्ति लेकर चीजों को हम आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। और अंत में मैं यही कहूंगा आप लोगों को कि अगर आपके इरादे में ये चीज ठान ली है कि मुझे ये काम करना है, तो फिर आप अभाव में हो, चाहे रुकावटें हो या जेब में पैसा ना हो या फिर समय ना हो, वो सब चीजें स्वतः ही आपके पास आ जाती हैं। बशर्ते कि पहला जो कदम है वो एक अच्छे हौसले के साथ आप आगे बढ़ाओ, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। और आप लोगों ने मुझे याद किया, गुरुजनों ने, और मुझे आज एक वक्ता के रूप में यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं पुनः आपका आभारी हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू, आप लोगों ने मुझे सुना।